अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 22 जून है, दिन है हफ्ते का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूं हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, ज़िंदगी फूटती है, ज़िंदगी जन्म लेती है और ज़िंदगी उन मलबों के ढेरों से भी दोबारा जन्म लेती है जिसको इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुका है। जी हाँ, मैं आपके सामने मनाज़िर रखने वाला हूँ अल शिफा हॉस्पिटल के, जहाँ पर बदतरीन खूनी खेल खेला गया। आपके सामने आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन की गयूर अवाम ने अल शिफा अस्पताल को दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये उनका वतन है, ये उनकी जगह है। दूसरी तरफ कुछ मनाजिर इसराइली एयरपोर्ट्स के मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर इस वक्त 62,000 इसराइली इसराइल को छोड़ना चाहते हैं और एयरपोर्ट पर मौजूद है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इसराइलीज एंड द नेटिव्स ऑफ पैलेस्टाइन। राइट नो इस वक्त जो सबसे बड़ी टेंशन चल रही है वो हिजबुल्लाह के साथ चल रही है। हिजबुल्लाह के मुताल्लिक इस वक्त ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल क्या है, जंग की सूरत हाल कितनी नज़दीक है, कि जंग शुरू होने के कितना करीब है। इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्वीडन, जर्मनी, इन तमाम ममालिक ने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए हैं और कहा है कि ये फौरी तौर पर लेबनान को छोड़ दें। इसके अलावा कुवैत ने ऐलान किया है, कुवैत ने कहा है कि उसके तमाम शहरे लेबनान को फौरी तौर पर छोड़ दें। यहाँ से आप आइडिया लगा लें, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जंग किस कदर करीब है। और दूसरी तरफ इसराइल के अपने माहिरीन, उसके अपने माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने हमला किया लेबनान के ऊपर तो जो पहला रॉकेट फायर होगा उसके फौरन बाद तेल अवीव दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। हिजबुल्लाह के पास ऐसी ताकत है, इतनी ताकत रखता है, इतने खतरनाक और खौफनाक हथियार उसके पास मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो बाइडन ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है, आप इस धमकी में आप देख सकते हैं कि जो बाइडन जो है उसके अपनी बातों में कितना इख्तलाफ पाया जाता है। जो बाइडन ने धमकी दी है हिजबुल्लाह को और कहा है कि हिजबुल्लाह एक छोटा सा ग्रुप है, इसे इसराइल के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसे हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं लड़नी चाहिए। हिजबुल्लाह एक छोटा सा ग्रुप है, इसे इसराइल के साथ जंग नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बाइडन ये भी कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह इसराइल के साथ जंग लड़ता है तो फिर अमेरिका मजबूर होगा, अमेरिका मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ मिलकर हिजबुल्लाह का मुकाबला करेगा। यानी इतना छोटा सा ग्रुप है और उससे खौफ की ये हालत है कि अमेरिका ये बयान देने तक मजबूर हो गया है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर रखा है, उसने अमेरिका से कहा है कि अमेरिका इससे बाज रहे, अमेरिका इसराइल को सपोर्ट ना करे। अगर हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया जाता है तो अमेरिका बीच में ना आए। और वहीं पर साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हसन नसरुल्लाह को इसराइली कितना सीरियस लेते हैं, किस कदर उनको, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं। मोसाद चीफ, साबिक मोसाद चीफ जिनका नाम तामीर पार्डो है, उन्होंने चैनल 12 जो कि इसराइल का मेन चैनल, उसके ऊपर बातचीत करते हुए ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं हसन नसरुल्लाह पर नेतन्याहू से ज्यादा यकीन रखता हूं। मुझे हसन नसरुल्लाह पर ज्यादा यकीन है, नेतन्याहू पर ज्यादा यकीन नहीं है मुझे। और एक अमेरिकन ऑफिशियल कुवैती न्यूज़पेपर से बातचीत करते हुए हिजबुल्लाह की किस अंदाज में तारीफ भी कर रहा है, तारीफ कर नहीं रहा, करना चाहता नहीं है, लेकिन उसके मुंह से निकल रह गया। उसने कहा कि 1997 से हमने इस चीज पर पाबंदी लगाई हुई थी कि इसराइल के रिलेटेड कोई भी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर जो कि सैटेलाइट से ली जाएगी उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। और 1997 से हम इस चीज का पैरा दे रहे थे, उस बात को यकीनी बना रहे थे। लेकिन हिजबुल्लाह का ड्रोन जिसका नाम हुदहुद 3 है, उसने न सिर्फ तमाम फुटेजेस ली बल्कि उनको रिवील भी कर दिया, छाप दिया, जो कि हमारे लिए तशवीश का बायस है। और दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ड्रोन डोम, जो कि स्पेसिफिकली इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सके, उनको तबाह कर सके, उस ड्रोन डोम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर। और यमन के हौतियों का जिक्र ना हो तो यह वीलॉग अधूरा अधूरा रहता है। यमन के हौतियों का जो तबाहकुन हमला था अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहोवर के ऊपर, वो बिल आखिर अपना रंग उसने दिखा दिया है और 3 हमले किए, 1 2 नहीं बल्कि 3 हमले किए यमन के हौतियों ने अलग अलग टाइम पे। और तीसरे हमले के बाद ये आइजनहोवर वापसी की राह पकड़ चुका है। इसको इस कदर नुकसान पहुंचा है कि ये अब वहां पर मैदान में लड़ने के काबिल नहीं है। ये बेसिकली इस आइजनहोवर की ड्यूटी ये थी कि इसने
जो यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, जो रेड सी से ट्रैफिक गुजर रही है, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना था। इसको मुकम्मल तौर पर यहाँ से विदड्रॉ कर लिया गया और उसकी जगह पर रोजवेलट नामी एक और जहाज वो आकर तैनात हो। और वहीं पर दोस्तों यमन के हौथी अपनी खुदकुश कश्ती उसको सामने मंजरे आम पर ले आए हैं। पहली दफा है कि यमन के हौथी अपनी इस कश्ती जिसका नाम तूफान 1 है उसको मंजरे आम पर ले आए हैं और उसको रिवील कर दिया है। ये वो कश्ती है, याद रहे कि ये वो कश्ती है जिसने लेटेस्ट हमले में MV ट्यूटर उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करके डबो दिया था, गर्क कर दिया था। और यमन के हौथी ना सिर्फ ये कि नाकाबिल शिकस्त है अब तक, बल्कि यमन के एक गुलकार जिनका नाम मुस्तफा अल ममारी है, जिन्होंने एक मोकिंग करते हुए, जिन्होंने एक मजाक उड़ाते हुए एक गाना तैयार कर दिया है, सफीना सफीना। थोड़ा सा गाना सुनिएगा, कॉपीराइट का इशू है तो ये गाना थोड़ा सा ही मैं चला पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप सुन लें। सफीना सफीना वल्लाह। और वहीं पर यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि हम यमन के हौथियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब तक हमें जितनी ताकत दी गई है, जितनी कुव्वत, जितनी फोर्स हमारे पास मौजूद है, उससे डबल ताकत हो तो फिर हम सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं यमन के हौथियों का। अदरवाइज हम उसको तबाह फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम मुकाबला करने की उस पोजीशन में आ जाते हैं अगर हमें डबल ताकत दी जाए। और बिलाशुबा वर्ल्ड वार 2 के बाद से लेकर अगर अब तक अमेरिकन नेवी को किसी ने सबसे ज्यादा मसरूफ रखा है तो वो है यमन के हौथी। और एक खबर तुर्की से भी शामिल करते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल, वहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है सॉकर, SOCAR, सॉकर फुटबॉल वाला नहीं, इस कंपनी का नाम है। ये कंपनी ऑयल सप्लाई करती है इसराइल को चोरी छुपे, और ये दुनिया में ये ऐलान किया जा रहा है कि तुर्की जो है वो तो बिल्कुल इसराइल को कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन ये कंपनी सप्लाई कर रही थी और तुर्की के अवाम ने इस पर हमला कर दिया। इस ऑयल कंपनी का ऑफिस वहां पर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको काफी सारा नुकसान पहुंचा। और सॉकर फुटबॉल का जिक्र चला है तो बेल्जियम की बात कर लेते हैं। बेल्जियम सैल्यूट टू यू। बेल्जियम ने इसराइल के साथ खेलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि बच्चों के कातलों से हम नहीं खेलते। और अमेरिका से 2 इस्तीफे आए हैं, दोनों का जिक्र करते हैं। पहला इस्तीफा अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड्रियो पी मिलर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह से वो गजा के लोगों के कत्लेआम में मुलव्वस है और उसके कातलों को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इसका साथ नहीं दे सकता। एंड्रियो पी मिलर इस्तीफा दे दिया। और दूसरा इस्तीफा जो बाइडेन की पॉलिटिकल अपॉइंटी लिली ग्रीनबर्ग, जिसने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और कहा था कि मैं जो बाइडेन का मजीद साथ नहीं दे सकती, बिकॉज जो बाइडेन जो है ये बच्चों के और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है, इसराइल की मदद कर रहा है। उन्होंने मजीद इंकशाफात किए। ये आपके सामने स्क्रीन पर मैं एक छोटी सी वीडियो चलाना चाहता हूं जिसमें वो बता रही हैं कि किस तरह से तमाम अमेरिकन सियासतदान इस वक्त नरके में है, चुंगल में है, उनके ऊपर मुकम्मल कब्जा है AIPAC का, AIPAC का। और AIPAC किस तरह से कंट्रोल करता है मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता रहता हूं। जो मेरे मुस्तकिल सुनने वाले उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि AIPAC क्या है, और मजीद इसके मुताल्लिक जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। लिली ग्रीनबर्ग ने क्या कहा, जरा ये सुनिएगा। AIPAC is a pro-war lobby that hides behind the Jewish community to justify its agenda of death and destruction. और वहीं पर 2 छोटी छोटी खबरें और सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा। क्यूबा ने साउथ अफ्रीका का जो मशहूर जमाना केस है जिसमें इसराइल को एक पार्टी बनाया गया, एक फ्रीक बनाया गया, उस पर इल्जाम लगाया कि ये इसराइलियों की नस्लकुशी में मुलव्वस है। अब क्यूबा ने साउथ अफ्रीका को ICJ में ज्वाइन कर लिया, उसके केस को बाकायदा ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आर्मीनिया एक और मुल्क जिसने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। और हम अक्सर सुनते थे अमेरिका ने फला मुल्क को वार्निंग दे दी, फला मुल्क को वार्निंग दे दी कि ये ना करो, ये ना करो। अब वार्निंग देने का सिलसिला चीन और रूस ने शुरू कर रखा है। चीन ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि ताइवान को हथियार ना भेजे जाएं, वरना चीन इसके ऊपर एक्शन लेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फ्रांस ने नाइजर की उन कंपनियों को जो कि नाइजर के अंदर यूरेनियम की माइनिंग कर रही थी, यूरेनियम वहां से निकाल रही थी, फ्री ऑफ कास्ट ले रही थी, उनको किक आउट कर दिया है। पहले फ्रांस के फौजी वहां से निकाले, अमेरिका के फौजी वहां से निकाले, और उसके बाद अब फ्रांस की वो तमाम कंपनियां जो कि वहां पर माइनिंग कर रही थी उनको यूरेनियम लेने से मना कर दिया है। दोस्तों कुछ भी हो जाए, फ्रांस और रूस के बीच जो अब मजीद जो अब तनाज़ा बढ़ चुका है, उसकी एक वजह यह भी है। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग दुनिया भर से अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपके सामने मैंने तमाम वीलॉग पेश किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अपडेटेड वीडियोज़ हर वक्त मिलती रहे। खुदा हाफिज़।